हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास है ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के दी एंड पर हैं अब, ठीक है। चैप्टर नेम है द लिविंग वर्ल्ड। ऑलमोस्ट हम बिल्कुल इसके एंड पर हैं, ठीक है। जो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने उन सबको कवर अप किया है। और मैं आपको बता चुकी हूँ इससे नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आता ही आता है, हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीसीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको उसको करवा दिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज में हमने देखा था कितने बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई किया था। देवर जनरली हमने 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस देखे थे स्पीसीज के, जिसमें एक जीनस भी था, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक जीनस था। सेम ऐसे पॉलीटाइपिक और मोनोटाइपिक स्पीसीज था, ठीक है। बाकी हमने देखा था सिंक्रोनिक स्पीसीज और एलोक्रोनिक, पैरापैट्रिक, सिंपैट्रिक, और ये देखे थे हमने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक और था जनरली कुछ जो हम सिबलिंग टाइप्स नहीं है एक्चुअली, ये अलग से मैं आपको नोट करवा रही हूँ। एक टाइप के और स्पीसीज होते हैं जिन्हें कहा जाता है सिबलिंग स्पीसीज या सिस्टर स्पीसीज। सिबलिंग्स नाम से पता चल रहा है ना, सिबलिंग मतलब भाई बहन आपस में, है ना। ये उसी में इंक्लूड कर लीजिए या फिर आप अलग से रहने दीजिएगा, ठीक है। सिबलिंग्स या सिस्टर स्पीसीज या सिस्टर्स स्पीसीज, ये देखिएगा ये क्या होती है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं। रियल में जो भाई बहन होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, खुद के रियल सिस्टर्स ब्रदर्स जो होते हैं, काफी सिमिलरिटीज होती है ना। पर अगर मैं बात करती हूँ कि क्या वो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, नहीं, जेनेटिकली वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड होते हैं, और हमने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बिहाफ पे यही तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, जो अर्न्स्ट मेयर ने दिया है, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिबलिंग्स होते हैं इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। एक तो ये कि मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो का मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब वही स्टडी हो गया, ठीक है। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि वो दिखने में जो उनका रंग रूप है, हाइट है, हेल्थ है, जो आप देख सकते हो आंखों से। अब जेनेटिकली लेवल को तो हम नहीं देख सकते ना, मॉर्फोलॉजिकल हम देख सकते हैं, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आंखों से देख सकते हैं, तो वो हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकली जो स्पीसीज सिमिलर होती हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती हैं, उनको कहते हैं हम क्या, सिबलिंग्स या फिर सिस्टर स्पीसीज, ठीक है। तो क्या लिखूंगी यहाँ पर, दीज स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, देखोगे तो एक जैसी दिखाई देंगी कुछ कुछ, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट होंगी, ऐसा नहीं है कि सेम होंगे, जेनेटिकली ये डिफरेंट होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होंगे, दे विल बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। अच्छा, अब हम यहां पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो इन तीनों कैरेक्टर्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल और प्लांट्स हम दोनों में बात करेंगे जो सिबलिंग स्पीसीज के अंडर में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ फॉर प्लांट्स के लिए। प्लांट्स, आपको पता है जो कॉलीफ्लावर है, जो कैबेज है ना, बंद गोभी और फूल गोभी, दोनों कैसे होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। देखिए 100% की बात नहीं हो रही है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ही तो है वो भी एक फ्लावर है, कॉलीफ्लावर भी एक फ्लावर है, और जो कैबेज है वो भी एक फ्लावर है। फ्लावर ही तो है दोनों, वेजिटेबल है लेकिन वो है तो एक फ्लावर, प्लांट के पास में एक ही तो फ्लावर होता है वो। तो इस तरह से वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है। जेनेटिकली नेचुरल से डिफरेंट है। तो इस तरह से जो स्पीसीज होती हैं, ऐसे जो कॉलीफ्लावर कैबेज हैं, इनको क्या बोला जाएगा, दे विल बी द एग्जांपल ऑफ सिस्टर स्पीसीज या सिबलिंग, ठीक है। तो प्लांट्स में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैबेज, और दूसरा है एग्जांपल कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम आप सबको पता है, कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है, कोई बताएगा मुझे। देखिए इसका नेम क्या बताया था, ब्रेसिका, जीनस और स्पीसीज दोनों सेम है इनके, ब्रेसिका, ओलेरेशिया, और कैबेज का है कैपिटिटा, कैपिटिटा।
ठीक है, TITA। ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है वही ब्रेसिका ओलेरेशिया बोटाइरिकम, बोटाइरिकम। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ऐसे ही अब मैं एक दूसरा एग्जांपल यहां पे लेकर के आती हूं एनिमल्स का। एनिमल के लिए, एनिमल में जो एग्जांपल है वो हम ड्रोसोफिला का लेंगे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बिल्कुल डिफरेंट है उसी के मेंबर है, उसी फैमिली के मेंबर है, उसी क्लास के मेंबर है, लेकिन यहाँ पे दो ड्रोसोफिला हैं। ठीक है, एक है ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस ये, और एक है ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा। दोनों ही कैसी हैं? सिबलिंग स्पीसीज के एग्जांपल। तो ड्रोसोफिला पता है ना, कॉमन नेम में लिख देती हूँ, यहाँ पर फ्रूट फ्लाई की बात हो रही है। फ्रूट फ्लाई, ये इसका कॉमन नेम हो गया। फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी है, जो प्रॉपर फ्रूट फ्लाई है, जिसका आप 12th में जेनेटिक्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ोगे, लिंकेज के अंदर, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में इसी का यूज हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे एक ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला ठीक है, पर्सिमिलिस, ये स्पेसिफिक नेम है पर्सिमिलिस, और एक और है ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा। सेकंड, ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा, स्यूडो ऑब्सक्यूरा। ये दोनों जो स्पीसीज हैं सिबलिंग हैं, ये दोनों प्लांट्स के एग्जांपल्स में है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यस और नो? आया समझ में? बस ये लास्ट हो गया था हमारा, इसलिए मैंने इसको अलग से करवाया है। जनरली इससे आते नहीं है क्वेश्चंस कभी, बट कभी कभी आ जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे अगर आप एम्स वगैरह के लिए ट्राई करोगे तो उसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें ये ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा पूछा जाता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी, ये जो हमारा अभी तक चल रहा था स्पीसीज के बारे में, वो सब कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो हमारा नया और बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। मैं इधर लेकर के आती हूँ, दिखाई दे रहा होगा आई होप आपको। ठीक है, ये है टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या होते हैं? बिल्कुल लास्ट है हमारा इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? देखिए, वर्ड्स पे फिर से समझना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्लासिफिकेशन होता है। टैक्सोनॉमी क्या ब्रांच है, एक बुक है टैक्सोनॉमी, उसके अंदर में टैक्सोनॉमिकल आ रहा है। तो टैक्सोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। यही तो अभी तक हमने पढ़ा था, टैक्सोनॉमी के अंदर में क्लासिफिकेशन ही तो हम पढ़ रहे थे। और जो एड्स है, ठीक है, एड्स, इस एड्स का मतलब है हेल्प, यानी कि हमारे पास में कुछ ऐसे बुक्स होने चाहिए, कुछ ऐसे कैटलॉग्स होने चाहिए, कुछ ऐसे प्लेसेस होने चाहिए, या कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो होते हैं जिसमें से हम बेसिकली जो हमें इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनकी कैरेक्टराइजेशन, उनके क्लासिफिकेशन या उनकी स्टडी में हमें जो हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, आपको टैक्सोनॉमी का हायरार्की मैंने बताया था, उसमें एक वर्ड और भी होता है टैक्सोन। एक टैक्सा होता है, टैक्सोन होता है, TAXON। ये सिर्फ एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात हो रही है, एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है। सबका हम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिम्स का कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आ जाता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या हो गया? टैक्सोनॉमिकल मतलब क्लासिफिकेशन, और एड्स मतलब हेल्प, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, कोई भी आपके पास में प्लेसेस है, कोई भी बुक्स है, कोई भी कैटलॉग्स है, कोई भी फाइल रिकॉर्ड्स है, जो आपको एक ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या उसकी स्टडी करने में हेल्प करे, उनको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है ये। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे इसके बारे में? द
या यहाँ पे मैं लिखूंगी, ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पे, प्लेसेस और करके लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ रिकॉर्ड्स या एरिया, कोई भी वो एरिया, या यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कोई भी बुक्स, ठीक है, और एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन विच help to study the classification and identification, और मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर सिंपली, यानी कि स्टडी कर रहे हो आप यहाँ पर, है ना, स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स, इसी को तो कह रहे हैं हम। तो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं, स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं, किसको, क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उन्हें कहा जाता है, ठीक है, नोन एज, व्हाट दे आर नोन एज, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स में कुछ भी हो सकते हैं, दे मे बी एनी बुक, कोई बोटानिकल गार्डन हो सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क हो सकते हैं, कोई म्यूजियम हो सकते हैं, कोई मोनोग्राफ हो सकते हैं, कोई फ्लोरा हो सकता है, कोई फोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक नोट करिएगा, फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। यहां तक प्लीज नोट करिएगा सभी। डन? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, अब हम कुछ जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, कौन कौन से हैं वो, ठीक है, हमें टोटल 10 टैक्सोनॉमिकल यहाँ पर एड्स पढ़ने हैं। तो दीज आर बेसिकली, देखिए, एक होता है फ्लोरा, एक फोना भी होता है। फ्लोरा जो वर्ड आपको कहीं भी मिले ना, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड बात हो रही है। एक होता है फोना, FAUNA, फोना, फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स से रिलेटेड वर्ड होता है। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिजम्स लिखा है, और ऑर्गेनिजम्स में सब आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इवन दोज के माइक्रोब्स भी आते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लोरा डन। फ्लोरा के बाद में जो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल, दैट इज मैनुअल, मैनुअल। देन थर्ड वन इज मोनोग्राफ, मोनोग्राफ, ठीक है। नाउ इसके अलावा, ओहो सॉरी, बच्चों आई एम सॉरी, सडनली ना वो लाइट गई एक तरह से। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्या?
हेलो हेलो। बेटा वॉइस आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? हाँ भैया। Yes, ma'am. आ रही है? अच्छा, 1 मिनट है ना। हेलो बेटा, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ टेढ़ा है अभी भी। हाँ, आवाज आ रही है? रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना यहाँ पे भी? बेटा आवाज आ रही Yes, है? 1 ma'am. मिनट। हाँ मैम। हाँ 1 मिनट, इसको भी ठीक करती हूँ ना। लाइट चली गई तो वाईफाई क्या होगा, ऑफ हो गया, इसलिए क्या है ये क्लासरूम में मुझे इसको लेनी पड़ रही है। ठीक है, अपने नेटवर्क लाइट भी इतना ड्रामा करती साली अब आ गई। अब तो नहीं है रिफ्लेक्शन जैसा कोई प्रॉब्लम? देखो एक बार बच्चों। नहीं मैम। नहीं है। नहीं है ना? बस चलिए वही देखना था। चलिए अब मार्कर का क्या काम है इनका, ये उठा लेते हैं। 1 मिनट ना, थोड़ा सा चलिएगा। ठीक है, तो हमारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो कितने हैं उनको देखते हैं अब हम। टैक्सोनॉमिकल एड्स टोटल हमें 10 to 11 पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ दे रखे हैं, जितने दे रखे हैं हमें वो सब पढ़ना है नहीं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट है दैट इज, मैंने अभी बताया था फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड कभी भी आए दैट इज रिलेटेड विद द प्लांट्स। ऐसे एक और वर्ड होता है फोना, FAUNA, दैट इज रिलेटेड विद द एनिमल्स। यानी कि अगर आप, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्लोरा है ना, सेकंड जो है दैट इज मैनुअल, मैनुअल। थर्ड इज, क्या लिखा था हमने, मोनोग्राफ। ठीक है, मोनोग्राफ। फोर्थ जो है दैट वन इज कैटलॉग। ठीक है, फोर्थ इज कैटलॉग, GUE। फिफ्थ इज जर्नल्स, जर्नल्स। सिक्स्थ इज हर्बेरियम, हर्बेरियम। ये आपके लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम। नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल गार्डन, botanical garden. Now the next one is zoological garden. Next is museum, museum. Now the next one is taxonomical keys, taxonomical keys. ये लास्ट है। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फोना, FAUNA, फोना। ऑल्दो कि मुझे ये पहले लिखना चाहिए था, ये बाद में, आप ऐसे कर लीजिएगा, नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा, दिस इज 11 एंड दिस इज 10, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, बोला हमने पहले था बट लिखना। ठीक है, अब देखिएगा फ्लोरा क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है कि फ्लोरा मतलब ये सब के सब टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, यानी कि ये सब के सब हमें किसमें हेल्प करेंगे, स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। अब हम जो स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, वो किस किस से रिलेटेड करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन बनाना है, कैसा है उनका पूरा डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हमें, क्या नेचर है, क्या हैबिटेट है, क्या फूडिंग है उनकी,
सब कुछ हम पढ़ेंगे उनके बारे में, डिटेल्ड स्टडी। तो उनका जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है और उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, उसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्लियर है? तो फ्लोरा मैंने आपको बता दिया है, फ्लोरा और एक फोना, ये रिलेटेड विद एनिमल है, ये रिलेटेड विद प्लांट्स है। जो इसकी कहानी होगी वही सेम कहानी इसकी होगी, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे, यहाँ पर हम एनिमल्स से रिलेटेड बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी फ्लोरा में, फ्लोरा इट इंक्लूड्स डिटेल्ड, क्या होता है इसके पास में, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? क्या हो, क्या नहीं आ रही बेटा? आवाज आपको ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? अब आ रही है? आ रही है मैम। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या होता है, ये क्या रखता है, इंक्लूड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, और वो डिस्क्रिप्शन किसके रिलेटेड होगी, अबाउट, डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लांट्स, प्लांट के बारे में बात हो रही है, प्लांट्स हैबिटेट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम बात कर रहे हैं प्लांट से रिलेटेड। यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ तो ये किसको इंक्लूड्स करते हैं, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स और उनका, यानी कि वो जो प्लांट्स है एक पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की तो लिस्ट कि इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं आप ही के यहाँ का एग्जांपल ले लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल उस्मानाबाद के अंदर में कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर में कितने प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स की लिस्टिंग बनाई जाएगी और फिर उनसे रिलेटेड उन प्लांट्स का हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट के अलावा वो किस पर्टिकुलर, यहाँ की सिर्फ ऐसा तो नहीं ना कि आप ही के एरिया में, आपके आसपास के जो भी एरिया है क्या वो वहां सब पर भी प्रेजेंट होते हैं, इतना पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां उस पर्टिकुलर फाइल, इनके उसके अंदर में क्या होगा, उस रिकॉर्ड के अंदर में मेंशन होगा, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि इंक्लूड्स क्या करता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लांट्स हैबिटेट। हैबिटेट वर्ड कभी भी आए, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ये लिविंग प्लेस की बात हो रही है, वो प्लांट का जो प्लेस है वो कैसा है, लिविंग प्लेस, पानी के अंदर है क्या, वो एक्वेटिक प्लांट है या नॉर्मल है, एवरेज है, मीजोफाइटिक प्लांट है क्या, या डेजर्टिक प्लांट है, इस तरह का, यानी कि किस तरह का हैबिटेट है, सेमी एरिड एरिया है, एरिड एरिया है, एक्वेटिक एरिया है, एक्वेटिक में भी सबमर्ज्ड है, मर्ज्ड है, कैसा प्लांट है वो, तो वो सारा उसका इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन होगा। तो क्या होता है फ्लोरा, ये तो मैंने बता दिया किसके अंदर में ये होता है, फ्लोरा इट इंक्लूड्स, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, इंक्लूड्स लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स in a given geographical area, in a geographical area, उसे कहते हैं फ्लोरा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है जब आप अपने एग्जाम्स दोगे तो आपको भी मिल जाएगा, वो कई बार मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी इंडिया का जो फ्लोरा है, ठीक है, जो फ्लोरा ऑफ दिल्ली है जनरली, वो किसने बनाया था, एक जेके माहेश्वरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एग्जांपल में, फ्लोरा ऑफ दिल्ली was given by, it was given by जेके माहेश्वरी, इन्होंने बनाया था ये। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है और कहाँ का है ये, फ्लोरा ऑफ दिल्ली का। आया समझ में फ्लोरा के बारे में, हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा मुझे। यस मैम। अच्छे से ना, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैनुअल। मैनुअल क्या है, देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है, हैबिटेट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मेंशन किसमें होता है, फ्लोरा में। डिटेल है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है उनका पूरा हैबिटेट का, सभी प्लांट्स एक जैसे लिविंग एरिया में नहीं रहते हैं
और न ही सभी एक ही जैसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, है ना। तो मैनुअल में क्या हो जाएगा, अगर मैं मैनुअल की बात करती हूँ तो यहाँ पे है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन प्लांट, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लांट है, उस प्लांट का पूरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल सिस्टम क्या है, उसका कॉमन नेम, उसका बोटेनिकल नेम, उसका इंग्लिश नेम, उसका सब कुछ, मतलब किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैसा है वो, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है कि वो टेरिडोफाइटिक प्लांट है, या है, यानी कि उस एक पर्टिकुलर प्लांट की मैनुअल की बात हो रही है ना। तो मैनुअल में क्या होता है, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। हम कभी भी जाते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, होटल वगैरह में जाते हैं, तो उनका अपना एक होता है ना मैनुअल होता है, मेन्यू जिसे हम बोलते हैं। अगर आप फूड की रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको एक मेन्यू मिलेगा। उस मेन्यू में क्या होता है, उसके ही अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर, उस ढाबे के अंदर, उस होटल के अंदर, जहां भी आप हो, उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर में होगी। आपको वहां पे क्या क्या खाने में मिल सकता है वो सब उसके अंदर में लिस्ट होगा। आई समझ में, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा विद प्राइस, इतना है, ये ब्रेकफास्ट में ये होगा, स्नैक्स में ये होगा, ड्रिंक्स में ये होगा, फूडिंग में ये होगा, वेजिटेबल्स में ये होगा, सब कुछ होता है ना। उसी को हम यहाँ पे मैनुअल बोल रहे हैं। बस यहाँ पे रिलेटेड किससे है, ये हम प्लांट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आया समझ में। तो मैनुअल के बारे में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये रब कर दो ना नीचे वाला एरिया, मैनुअल, ठीक है। इसको छोड़ती हूँ बस, और यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं क्या होता है मैनुअल में। अभी मैंने आपको सिंपली बता भी दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लिस्टिंग ऑफ ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं हम इसे, या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन या टू अ गिवन प्लांट। दिखाई दे रहा है ना ठीक से, उसे कहते हैं मैनुअल, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन इन अ गिवन प्लांट्स और ऑफ अ गिवन प्लांट्स। जो भी आपको एक प्लांट दिया है, यहाँ पे ना ऑफ मत लिखिएगा, इन ही कर लीजिएगा, इन अ गिवन प्लांट्स, या कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश पे इतना नहीं ध्यान देना, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन, जो भी पर्टिकुलर है आपको, जो भी एक प्लांट है, उस प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर में मेंशन है। इसे क्या कहते हैं हम, मैनुअल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में थर्ड। थर्ड क्या था, मैनुअल के बाद में मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ, देखो नाम से पता चल रहा है, मोनो, मोनो का मतलब क्या हो रहा है, एक, और ग्राफ हो रही है यहाँ पे बात टैक्सोन की, यानी कि पूरी की पूरी आपको जो स्टडी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ एक टैक्सोन की मिलेगी, एक पर्टिकुलर टैक्सोन की, एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज की, ठीक है। उसके अंदर चाहे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हो, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोनोग्राफ में, डिटेल्स ऑफ अबाउट, डिटेल्स अबाउट ओनली वन टैक्सोन, इसे क्या कहते हैं हम, मोनोग्राफ कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया ना। द फोर्थ वन इज, इसके बाद में फोर्थ क्या था, कैटलॉग, यही था ना, फोर्थ इज कैटलॉग, कैटलॉग, ठीक है। देखिए अब मैं बताती हूँ यहाँ पर कि जनरली जो कैटलॉग्स होते हैं ये क्या होते हैं। सब तो एक ही कॉमन तो चल रहा है, बात तो हम बेसिकली किसकी कर रहे हैं, उनके जो रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी उनका डिस्क्रिप्शंस हैं, हम उन्हीं को तो स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो हमने हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है, यहाँ पर हमने एक पूरे प्लांट्स की पूरी इंफॉर्मेशन बात डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने एक टैक्सोन की बात करी है, एक प्लांट की नहीं करी है, एक टैक्सोन की बात करी है, यूनिट की बात करी है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरली यहाँ पर जो कैटलॉग है ये क्या होता है। अब देखिए मैं आपको कैटलॉग का भी एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। जैसे आप वेडिंग सीजन में या कभी भी जो फेस्टिवल सीजन होते हैं, जब हम उनमें कहाँ जाते हैं, किसी भी शोरूम में जाते हैं, कपड़ों के शोरूम में जाते हैं, है ना, या कहीं भी आप जा रहे हो। बस मैं कपड़ों का एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे कैटलॉग्स अवेलेबल होते हैं। आपको कोई क्लॉथ चाहिए तो वो क्या देते हैं, बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं वो आपके सामने कैटलॉग रखते हैं, यही करते हैं ना। उस कैटलॉग में यानी कि उस शॉप के अंदर में कई सारे कैटलॉग्स होते हैं,
और हर एक कैटलॉग्स में क्या होते हैं, जिस जो भी आप क्लॉथ्स ले रहे हो, कोई साड़ी ले रहे हो, कोई अपने लिए कुछ भी ले रहे हो, शर्ट का कोई क्लॉथ ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, छोटा सा एक पीस लगा होता है कपड़े का, फिर उसका फैब्रिक कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कलर कैसा है, सारी चीजें उसमें मतलब सारी चीजें उसमें क्या होती है, उस पर्टिकुलर एक बुक में जो रिकॉर्ड है उसमें मेंशन होता है कि नहीं होता है। ऐसे या तो वो छोटा सा पीस लगा होगा या तो कोई पिक्चर लगी होगी अच्छी सी, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, हाँ या ना। बस वही चीज यहाँ पर हम किससे बात करेंगे, ये सब हम यहाँ पे बेसिकली प्लांट्स की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में आपके पास में जितने भी स्पीसीज हैं, उस कैटलॉग के अंदर में भी क्या होते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होती हैं, ये कौन सा फैब्रिक है, कौन सा टेक्सटाइल है, ठीक है, उस बेसिस पे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। या मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, आपके पर्टिकुलर एरिया में या आपके इंस्टीट्यूट के अंदर में क्या हो रहा है, जितने भी प्लांट्स हैं, सपोज कि वो 10 प्लांट्स हैं, उन 10 प्लांट्स को आपने पूरा लिखा हुआ है, उन 10 प्लांट्स के जो स्पीसीज है उनको लिखा हुआ है कैटलॉग के अंदर में, लेकिन उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। ए से स्टार्ट होने वाले प्लांट्स को पहले लिखा है, बी सी डी, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? आई वांट टू लिसन योर वॉइस। हाँ या ना? मैम। जल्दी बोला करो। Yes, ma'am. आ गया ना? चलिए ठीक है, तो कैटलॉग में मैं क्या लिखूंगी, कैटलॉग कंटेन्स स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। देखिए मैंने यहाँ पे स्पीसीज लिखा है, सो दीज स्पीसीज मे बी ऑफ प्लांट और एनिमल, कुछ भी हो सकती हैं। दीज स्पीसीज मे बी प्लांट और एनिमल, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कंटेन्स स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। यहां पर ये कैसे होते हैं, दे आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड करे जाते हैं उस कैटलॉग के अंदर में, इसे कहते हैं हम कैटलॉग। समझ में आ गया? एक लास्ट है, यहीं पे मैं कर देती हूँ उसको भी एडजस्ट, फिफ्थ वन इज लास्ट नहीं, मतलब फिफ्थ है, दैट इज जर्नल्स। जर्नल्स, देखिए जर्नल्स क्या होते हैं, सिंपल मैं बता देती हूँ, रिसर्च पेपर्स होते हैं जर्नल्स, और कुछ नहीं होते हैं। कोई एक प्लांट है, उस प्लांट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस पे रिसर्च चल रही है, उससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी रिसर्च वर्क्स हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको हम जर्नल्स कहते हैं, हाँ या ना? ठीक है, यानी कि जर्नल्स के अंदर में जो भी रिसर्च चल रही है ना, एक प्लांट है, कोई भी मैंगो का प्लांट है, या चाइना रोज है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है, या एक वीट प्लांट है, टिटिकम एस्टिवम है, तो ऐसे जो कोई भी प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स पे अगर कोई रिसर्च चल रही है, तो उस रिसर्च को हम जो स्टोर कर रहे हैं, उस प्लांट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, उनको हम पेपर्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पेपर में, तो वो पेपर्स ही है ना, उनको ही हम जर्नल्स कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कर तो हम डिटेल्स ही रहे हैं ना, कंटेन्स डिटेल्स, डिटेल्स को उधर ले आती हूं मैं, डिटेल्स ऑफ किसकी हो रही है, जो भी ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो कोई एक एनिमल भी हो सकता है, तो उसकी डिटेल्स ऑफ, कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ongoing research, contains details ongoing research, details of, एक काम करिएगा डिटेल्स अबाउट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, contains details about ongoing research। अब ये जो रिसर्च चल रही है, चाहे वो किसी प्लांट पे चल रही हो या वो किसी एनिमल पे चल रही हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ जर्नल्स में मिलेगी। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम में क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। रब कर दूं इसे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपको आपके लेवल पे पढ़ना है, स्कूल्स वगैरह में जब प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं ना, तो 11th में हर्बेरियम फाइल तो जरूर बनवाई जाती है।
ये है पूरा एक रिकॉर्ड होता है हर्बेरियम का अलग से अप टू 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपके लेवल पे है ये। उसमें क्या करते हैं हम पूरा, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का तो मतलब वही है ना, हम इंफॉर्मेशन से पढ़ रहे हैं, बस वो अलग अलग पैरामीटर्स में हम बात कर रहे हैं, उनकी अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं उनके, इतना ही तो डिफरेंस है। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम जनरली, यहाँ पे डीपीपी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ द सिक्स्थ वन इज हर्बेरियम, सिक्स्थ इज हर्बेरियम। तो ये जो है ना, इसमें एक वर्ड आप याद रख लीजिएगा, डीपीपी। पूरा हर्बेरियम आपको इसी वर्ड में याद हो जाएगा, डीपीपी। देखिएगा, डी का मतलब यहां पर आ रहा है ड्राइड, ड्राइड। फिर जो पी है इसका मतलब है प्रेस्ड, ड्राइड किया आपने, प्रेस किया और फिर उसको प्रिजर्व किया। तो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड करते हैं हम किसी भी एक प्लांट के लीफ को, उस प्लांट के स्टेम को, ठीक है, या उस छोटे से प्लांट्स को ही पर्टिकुलरली। छोटा सा हमने सपोज करिएगा कि ये कोई एक प्लांट है इस तरह से, ठीक है, आपने यहां से कट कर लिया इस प्लांट को, पूरा प्लांट नहीं लिया, छोटा सा एक प्लांट लिया, यहां से ले लिया, इसको पहले आप ड्राई करोगे, प्रेस करोगे, देन आप इसको प्रिजर्व करोगे। इसको कहते हैं हर्बेरियम। इसको जो बनाते हैं, इसके लिए हम हर्बेरियम फाइल बनाते हैं, और जो हर्बेरियम फाइल होती है उसके अंदर जो जिनके आप जो ये सारा काम कर रहे हो, जो प्रेस करोगे, प्रिजर्व करोगे, वो पर्टिकुलर एक सीट पे तो करोगे ना, तो सीट का नाम होता है हर्बेरियम सीट। तो हर्बेरियम जो है ये क्या है, इट इज अ फाइल रिकॉर्ड ही है ये, किसका, हर्बेरियम सीट का है। और उस हर्बेरियम सीट पर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑफ प्लांट स्पेसिमेन होते हैं। बेसिकली उनके लीफ या स्टेम होते हैं, या स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। अब पूरा प्लांट तो लगा नहीं सकते हैं हम, है ना। तो हर्बेरियम क्या होता है, इट इज अ फाइल रिकॉर्ड, या ऐसे लिखिएगा, इट कंटेन्स, ठीक है, इसमें लिखिएगा इट कंटेन्स herbarium seeds on which dried, pressed and preserved form of plants part, ठीक है, प्लांट्स पार्ट। ये जो प्लांट्स पार्ट हो सकते हैं, दे में भी लीफ हो सकती है, ये कोई एक स्टेम हो सकता है, ठीक है, या और स्मॉल पीस ऑफ प्लांट हो सकता है, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट हो सकता है, ठीक है, ये है हर्बेरियम। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जनरली जो इंटरनेशनली जो हर्बेरियम सीड का जो साइज होता है, दिस वन इज, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है बेटा 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर ये एक हर्बेरियम सीट है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी, वो लेंथ होगी कितनी, 41 सेंटीमीटर, जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 29 सेंटीमीटर। इतने साइज का होता है क्या, ये एक फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपने प्लांट के सपोज लीफ प्रेस्ड करी हुई है, या छोटा सा पीस ऑफ प्लांट आपने प्रेस्ड किया हुआ है, या स्टेम ऑफ प्लांट आपने प्रेस्ड किया हुआ है बाय यूजिंग दिस डीपीपी को करके, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कॉर्नर में क्या करते हैं, राइट हैंड कॉर्नर में लेबल करते हैं। अच्छा, इस लेबलिंग में क्या क्या करा जाता है, ये देखिएगा, इस लेबलिंग में यहाँ पे जो नाम लिखते हैं हम, एक तो इस प्लांट का कॉमन नेम, वर्नेक्युलर नेम, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिस जगह से आप ले रहे हैं आपको उसका कॉमन नेम तो आना ही आना चाहिए। फिर एक उसका इंग्लिश नेम होता है, ऑलमोस्ट ये भी कॉमन ही होता है सब जगह के लिए। फिर जो इंटरनेशनली फिक्स्ड है, यूनिवर्सली सेम है, वो हो गया इसका साइंटिफिक नेम,
क्या हो गया, इसका साइंटिफिक नेम। ये 3 तो नेम हो गए। इसके अलावा ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिस डेट को आपने कलेक्ट किया है, डेट एंड प्लेस, ठीक है, ऑफ कलेक्शन, ऐसे किस डेट को और किस जगह से आपने इस स्पीसीज को कलेक्ट किया है, नेम। ठीक है, कलेक्टर्स नेम। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या होने चाहिए, इसमें मेंशन होने चाहिए। आया समझ में, हाँ या ना? यहाँ पे आप लेबलिंग करोगे इनकी, उसका कॉमन नेम, उसका इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस डेट को लिया है, किस जगह से कलेक्ट किया है। कुछ ऐसी भी फाइल होती हैं, अगर आप बनाओगे तो आप तो ऑलमोस्ट अपने अपने एरिया में से जितने भी प्लांट्स होंगे उनको ही कलेक्ट करोगे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली लेवल की बात करते हैं, हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हर्बियम फाइल के बारे में, तो वो तो हर जगह से कलेक्ट करे जाते हैं। किसने कलेक्ट किया है, आप तो अपने लिए खुद ही कलेक्ट करोगे, या हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स को बोल दो कि आपके यहाँ पे ये नया प्लांट है, क्या मुझे आप एक लीफ ला के दे दोगे, दे देंगे, तो आप उनका नेम, ठीक है, और बाकी नीचे फिर अगर आपकी अपनी पर्सनल है तो अपना खुद का सिग्नेचर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइएगा। ये जो साइज है ना हर्बेरियम का, ये इंटरनेशनली साइज है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है हर्बेरियम का साइज, यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या चल रहा है, नया है तभी तो। डन बच्चों, डन? Done, ma'am. Yes. तो इसमें हमने क्या देखा, हर्बेरियम में हमने देखा कि इसमें बेसिकली क्या क्या स्टोरेज है। इसमें स्टोरेज तो वही है ना, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स पार्ट है। ठीक है, अब वो प्लांट्स पार्ट क्या हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, यानी स्मॉल पीस ऑफ प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बात आती है यहाँ पे कि ये हमें किस चीज में हेल्प करता है। अगर एक तो हमें किसमें हेल्प कर रहा है, यानी कि हर्बेरियम इट हेल्प्स इन, एक तो हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है हमें ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देन दूसरा ये हमें किस चीज में हेल्प करता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में प्लांट तो है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, हमारे हर्बेरियम फाइल को निकाल लेंगे, उसमें से जो भी है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उनको देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा इस प्लांट के बारे में, है ना। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्विक रेफरल सिस्टम होता है ये। ठीक है, क्विक रेफरल सिस्टम में भी ये हमें हेल्प करता है बहुत जल्दी में। ठीक है, क्विक रेफरल सिस्टम में हेल्प करता है, दो चीजों में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन और क्विक रेफरल सिस्टम में। अच्छा, सबसे बड़ी जो हर्बेरियम रिकॉर्ड है, ठीक है, जो एसोसिएटेड है, वो है बोटेनिकल गार्डन क्वी, इंग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली, ये तो जनरली कुछ जीके के कुछ जो अदर गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि हर्बेरियम जो है, दिस हर्बेरियम, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इट एसोसिएटेड विद, सबसे पहली जो है एसोसिएटेड विद रॉयल बोटैनिकल गार्डन, रॉयल बोटैनिकल गार्डन इज इन, कहां पर है, क्यू, इंग्लैंड। ये सबसे बड़ा हर्बेरियम रिकॉर्ड है इसके पास में, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है इसके पास में, ये यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट हर्बेरियम है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, ब्लैक इंक भर दी इसमें यार तुमने। ठीक है, कितने स्पीसीज है इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो नियर अबाउट 6 मिलियन प्लांट स्पीसीज का रिकॉर्ड है यहाँ पे। आया समझ में, हाँ या ना? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यही आएंगे इससे, बाकी ये तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, दिखाई नहीं दिया,
ठीक है, एक और है। अब हमारी ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात होती है, अब हम एक हमारे नेशनल लेवल की बात करते हैं, फिर इंडिया के लेवल की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड दैट इज सेंट्रल, ठीक है, नेशनल हर्बेरियम। ठीक है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, और ये कहां पर है? कैलकाता में है, कैलकाता। ठीक है, ये यहां पर है, CNH करके है ये, CNH हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ कैलकाता। इसकी अगर हम बात करते हैं तो दिस हर्बेरियम इट कंटेन्स, ये हमारी इंडिया की है, इंडिया की तो लार्जेस्ट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है 2 मिलियन प्लांट स्पीसीज, 2 मिलियन प्लांट स्पीसीज। आया समझ में सबको अच्छे से, हाँ या ना? तो इसमें हमने बेसिकली क्या क्या करते हैं हर्बेरियम के अंदर में, देखिएगा हर्बेरियम के अंदर में हम क्या क्या करते हैं, बेसिकली व्हाट वी डू। ठीक है, व्हाट वी डू टू प्रिपेयर अ हर्बेरियम रिकॉर्ड। बताइएगा क्या क्या करेंगे हम इसके लिए, हर्बेरियम रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या क्या करोगे? पहला, आपको यहाँ पे क्या करना है, कलेक्शन करना होगा। किसका भाई? वही प्लांट्स का या प्लांट्स के स्पीसीज का, हाँ या ना? ठीक है, इसके अलावा आप क्या करोगे? ड्राइंग करोगे, सुखाओगे उन्हें, फिर प्रेस्ड करोगे। ठीक है, अच्छा ड्राइंग यहाँ पे याद रखना, कभी भी धूप में ड्राई नहीं करते हैं, उनको हमेशा पेपर्स में ड्राई करते हैं। ठीक है, धूप में क्या करेंगे, अगर आपने एकदम से सनलाइट के अंदर में ड्राई करने के लिए रख दिया तो उनका सीधा जो मॉइस्चर होगा ना वो एवेपोरेट हो जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। जब हम किसी को पेपर में इनको लीव्स वगैरह को ड्राइड करेंगे तो वो धीरे धीरे इनका जो मॉइस्चर होगा ना वो पेपर से एब्जॉर्व करेंगे, लाइट नहीं, सडन नहीं होगा, तो वो उसी शेप में बने रहेंगे, उनके शेप पे जिससे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ड्राइंग, प्रेस्ड। इसके बाद में हम क्या कराते हैं, हम उनको पॉइजन भी कराते हैं, ये बात याद रखिएगा, पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजन मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत बड़ा कोई जहर लगा रहे हैं। पॉइजनिंग का मतलब है कि जो पेपर पे, ये जो पेपर है, इस पेपर पे अगर आप कोई लीफ प्लेस करने जा रहे हो तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ लीव्स वगैरह में, कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, दोनों ही बायोडिग्रेडेबल है, तो कुछ फंगस के जो स्पोर्स होते हैं ना वो उनको डैमेज कर देते हैं। आपको तो लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो उस चीज से यानी कि फंगस के इन्फेक्शन के लिए या पैथोजन के अटैक से बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, या तो DDT या मर्क्यूरी क्लोराइड का कांटेक्ट देते हैं। ठीक है, एक्सपोजर देते हैं DDT, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये पैथोजन अटैक से आपके जो प्लांट है उसको बचाने का काम करते हैं। तो पॉइजनिंग में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि किस से यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड से कर सकते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज करते हैं या तो, या और DDT का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट कराएंगे आपका जो रिकॉर्ड है, जो प्लांट्स पार्ट है, ठीक है, फ्रॉम पैथोजन अटैक से। पैथोजन अटैक से ये हमारे प्लांट्स का जो रिकॉर्ड करने आप जा रहे हैं उसको बचा देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आप क्या करोगे, हो गया फिफ्थ, आप उसकी लेबलिंग करोगे। ठीक है, सिक्स्थ, आप उसे उस लीफ को प्रेस कर दोगे यानी कि स्टिकिंग करोगे। ठीक है, और फिर बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो पूरा का पूरा आप उसमें क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? ठीक है, कलेक्शन, ड्राइंग, प्रेस्ड, पॉइजनिंग, लेबलिंग। एक काम कीजिएगा, स्टिकिंग पहले करिएगा, लेबलिंग यहां लेके आइएगा, लेबलिंग इधर लेके आइएगा, लेबलिंग बाद में करेंगे, पहले आप उसे स्टिक करोगे, स्टिकिंग, और फिर ऐसे ही करके उनको डिपॉजिट करते चले जाओगे। ठीक है, आपका ये फाइल बन के तैयार हो गया, अब आप इसको डिपॉजिट करा दोगे। आया समझ में कि नहीं आया? इट वॉज ऑल अबाउट हर्बेरियम, हाँ या ना? जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक दो जो हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स है उनकी तरफ।
मैम पुट द इंक इन मार्कर। अच्छा सर अब दिखाई दे रहा है, अब तो मार्कर में इंक फिल कर लिया। डन बेटा? Yes, ma'am. ओके ठीक है। एक चीज लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो डिपोजिशन करते हैं ना हम, ये आप पढ़ेंगे, हम जब प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे ना तो उसमें है ये पूरा डिटेल। ये जो डिपोजिशन कराते हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग कराते हैं? बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। हम जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे ना इसके आगे, एंड स्पेशली प्लांट किंगडम में भी थोड़ा सा इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे। ये चीज जरूर मेंशन कर लीजिएगा, जो आप डिपोजिशन कराओगे ना अपने हर्बेरियम फाइल को, वो इस क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम डिपोजिट करवाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके बाद में है बोटेनिकल गार्डन। देखिए बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, एक तरह से हम बोटेनिकल गार्डन को ना लिविंग हर्बेरियम भी बोल सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन में भी सेम वही कहानी है जो यहाँ है, बस थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर आप ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड और ऊपर से एक सीड का यूज करके तैयार कर रहे हो। वहां पर आप लिविंग इंफॉर्मेशन रखोगे, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। तो एक तरीके से इनको बनाते कौन है? एक एनक्लोज सिस्टम में बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट ही है। नाउ 7th इज बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? एक तरह से ये अब ये कह सकते हैं एनक्लोज्ड सिस्टम है ये, किसका? जो प्लांट्स हैं उनके। ठीक है, तो क्या है ये? इट इज एन एनक्लोज्ड सिस्टम ऑफ लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स का एनक्लोज सिस्टम है, एक बंद एरिया है। ठीक है, और कौन क्रिएट बनाता है इसको? एंड दे आर बिल्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स वही तो बना रहे हैं इनको। इसको हम और भी क्या कहते हैं? बोटेनिकल गार्डन को ऑल्सो नोन एज, क्या भी कहा जाता है? लिविंग हर्बेरियम, क्योंकि लिविंग ही तो है, लिविंग प्लांट्स है ना, तो इनको एक तरह से लिविंग हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, लिविंग हर्बेरियम। अच्छा क्या होता है देखिएगा, हेल्प तो वही है भी, हमें आइडेंटिफिकेशन में कर रहे हैं, है ना। सपोज करिएगा कि ये कोई एक प्लांट है, दिस इज एन प्लांट। ठीक है, इस तरह का कोई एक ही प्लांट है, इस तरह से। ठीक है, ये जो प्लांट है इसको आपने प्लेस किया, और इस प्लांट पर यहाँ गए हुए होंगे आप कभी बोटेनिकल गार्डन में, तो लेबलिंग लगा होता है ना। उस लेबलिंग में क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है, हाँ या ना? है ना, कॉमन नेम ऑफ कोर्स होगा, साइंटिफिक नेम होगा, कॉमन नेम होगा। मुझे ये ऊपर लिखना चाहिए था, बट आप याद रखिएगा, कॉमन नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो इसकी फैमिली होगी। ये तीनों चीजें इस लेबलिंग प्लेट पर मेंशन होती हैं। इस प्लेट पे क्या होती है? तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर लेबल्ड होती हैं। आया समझ में? बस इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। तो चलिए, ये हमें किस किस में हेल्प करता है? बोटेनिकल गार्डन हेल्प्स इन, एक तो आइडेंटिफिकेशन, है ना, ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। सेकंड क्या हो गया? आपको उसका साइंटिफिक नेम भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप कभी जाना बोटेनिकल गार्डन में, देखना कॉमन नेम के साथ साथ आपको उसका साइंटिफिक नेम भी पता चल जाएगा। आपको उसकी फैमिली के बारे में भी पता लग जाएगा कि किस फैमिली से जनरली ये प्लांट क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से, ऐसे जब हम बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स बना देंगे तो उन प्लांट्स का कंजर्वेशन भी हो रहा है, प्रिजर्वेशन भी हो रहा है,
और जब हम किसी प्लांट्स को, एक तो होता है हम उसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि कोई सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत लो डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो वो तो हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक होता है कि आप बाहर कंजर्व कर रहे हो, भाई बोटेनिकल गार्डन बना तो आप एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहे ना, जमीन पे तो बना रहे हो, तो वो कैसा हो जाता है, एच सी टू कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक ये किसमें हेल्प करता है, एक्स सी टू, एक्स का मतलब बाहर हो गया, ठीक है, एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये और किस में हेल्प करता है, अगर बोटेनिकल गार्डन है और वहां उसके आसपास में कोई क्या है, लैब है या कोई कॉलेज है या कोई रिसर्च वर्क प्लेस है, तो उनको फुल डिटेल स्टडी करनी है तो उनको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो उसी जगह से क्या कर सकते हैं, उस प्लांट का, उसका जो सीड है, उसका जो नेचर है ना, उसका जो ब्रीडिंग हैबिटेट है, उसका फीडिंग क्या है, किस तरह से उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो सारे इंफॉर्मेशन वो वहीं बैठे कर सकते हैं। समझ में आ गया, फ्लावरिंग कब हो रही है उसकी, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन वो वहीं से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोवाइड्स, botanical garden also provides the complete information, ठीक है, about any plant, सिर्फ उन्हीं प्लांट के बारे में जो उसके अंदर में है। अब जो बोटेनिकल गार्डन के अंदर प्लांट नहीं, उसकी थोड़ी ना इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लांट which are in that area for research purpose या फॉर रिसर्च वर्क। आ गया समझ में, तो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी है ना, और प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट एनी प्लांट्स, तो प्लांट्स एंड इट्स पार्ट ऐसे लिख लीजिएगा, एंड इट्स पार्ट, ठीक है, विच आर दैट। तो ये जो प्लांट्स हैं, जो पार्ट्स हैं ना, इस प्लांट्स में क्या हो सकते हैं कि ये क्या क्या दे सकता है, हमें उसका सीड मिल सकता है, वहां से हमें उसका पूरा नेचर पता चल सकता है प्लांट का। ठीक है, तो रिसर्च वालों को बाहर कहीं भी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आ गया समझ में, हाँ या ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में लिख लेते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। एक तो वही रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, जो सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं उसको, इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन। तो एक तो यही हो गया आपका लार्जेस्ट जो है इंटरनेशनल लेवल की, अगर मैं बात करती हूँ तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये वही कहां पर है, ये क्यू में है, इंग्लैंड में। ठीक है, थोड़ा सा लिखिएगा, मैं बोर्ड साफ करती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। डन बच्चों, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम ना यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर में जो हमारे फेमस बोटेनिकल गार्डन है उनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, जो काफी ज्यादा फेमस है। सबसे एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हमारे इंडिया का ही है। इसका एक और भी नाम है जगदीश आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ये भी जो है एक ही नाम है, मतलब इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है एक तो। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में हम बात करें तो एक तो इसी का ही नाम है पूरा। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कह दीजिए, या इसका एक और भी नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, आचार्य
बहुत फेमस बॉटनिस्ट थे ये, फाइटोलॉजिस्ट, उन्हीं के नाम पे रखा है इनका। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, ये है कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा इंडिया में है ये। एक और है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये बेटा लखनऊ में है, यूपी। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, ये यूपी। ठीक है, ऐसे भी कभी कभी स्टेट का पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार आपसे सिटी का ही नेम पूछा जाए। ठीक है, एक है लेओड बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, लेओड बोटेनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग। समझ में आ रही है राइटिंग कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है। इस पे थोड़ा बहुत ज्यादा स्लिपरी जैसा होता है, दार्जिलिंग। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक ये तीन हमारे इंडिया के हैं। इसके बारे में ना, ये जो वाला जो है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसके बारे में आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। ये सबसे ज्यादा फेमस है हमारे यहाँ का, बहुत ज्यादा। और क्यों है बताती हूँ, रीजन बताती हूँ। कभी मौका मिले ना लाइफ में तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए, और बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, इसमें दो चीजें बड़ी अच्छी हैं। एक तो इसमें इतना बड़ा लिली, वाटर लिली जानते हो ना, लिली प्लांट जो होता है, ठीक है, बहुत बड़ी इसमें लिली है यहाँ पे। ठीक है, एक द ग्रेट वाटर लिली, इतना बड़ा है। और इतना बड़ा है, इसको जायंट वाटर लिली के भी नाम से जाना जाता है। इसकी एक लीफ पर बैठकर 10 लोग एक साथ में खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा है इसका। एक लीफ की बात कर रही हूँ मैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी लाइफ में चांस मिले जरूर घूम के आइएगा। ग्रेट वाटर लिली इसके पास में है। एक यहाँ पे बहुत बड़ा बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़। उस बरगद के पेड़ में आपको, जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो हम वहां पे प्रॉप रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉप रूट्स क्या होती हैं, तो इसमें प्रॉप रूट्स 2800 हैं। प्रॉप रूट्स वो होती है जो बरगद के पेड़ में ऐसे लटकी होती है ना, ऐसे उसकी, है ना, अलग से जो रूट्स निकली होती है, उनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। तो वो प्रॉप रूट्स इसमें 2800 हैं। नाउ यू इमेजिन कि कितनी सारी उसमें ये है, नियर अबाउट 250 ईयर्स जो है इसकी लाइफ स्पेन है। वहां पे 200 से भी ज्यादा, 250 या 200 अप्रोक्सीमेट इसमें है। इतने से ज्यादा पुराने साल का ये पेड़ है। इतने इसमें प्रॉप रूट्स हैं, 2800, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द ग्रेट बैनियन ट्री, ग्रेट बैनियन ट्री ये है। और इसमें ये जो ग्रेट बैनियन ट्री है, इसका मैंने आपको बता दिया लीफ का साइज कितना है, आप अंदाज इमेजिन कर सकते हैं। दिस ग्रेट बैनियन ट्री हैव 2800 प्रॉप रूट्स, इतने तो इसके पास में रूट्स हैं। और आप इमेजिन करेंगे, ये बीच में आ रखा है। आज की डेट में इसके ना जो खुद की जो मेन रूट है वो खत्म सी हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो इनको प्रॉप रूट्स नहीं संभाला हुआ है पूरे प्लांट को। और ये जो प्रॉप रूट्स है, इनके बीच को कट कट करके उसमें से रास्ते बना दिए गए हैं। उसी प्लांट को पूरा कट नहीं किया गया है, इतना बड़ा प्लांट है ये। और अगर मैं इस प्लांट के एरिया की बात करती हूँ तो नियर अबाउट 4 से 4.5 किलोमीटर के एरिया में ये अकेला प्लांट है। ठीक है, यानी कि ये जो इसकी प्रॉप रूट्स हैं, ये प्रॉप रूट्स कितने एरिया में फैली हुई हैं, तो वो है 450,000 स्क्वायर फीट। इतने एरिया में ये क्या हुई है, फैल रखी है, स्प्रेड हो रखी है। ठीक है, तो इस पेड़ का जो पूरा इसने जो एरिया कवर अप किया हुआ है, 4.5 किलोमीटर का एरिया इस प्लांट ने कवर किया हुआ है। तब आप इमेजिन कर सकते हैं, सोचने में इतना अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो जरूर जाना कभी चांस मिले तो। नोट करिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है, डन बेटा। ओफो,
आज मैं यहीं तक कंप्लीट करती हूँ बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास भी होती है। इसके आगे हमारे जो कुछ रिमेनिंग है ना, वो जूलॉजिकल पार्क बचता है, म्यूजियम बचता है, और टैक्सोनॉमिकल कीज बचते हैं, और फोना बचते हैं, ठीक है। फोना तो सिंपली मैं नहीं कराने वाली आपको, क्योंकि मैंने फ्लोरा जो करा दिया है ना, वही रिलेटेड टू फोना है, बस उसमें हम एनिमल्स की कहानी पढ़ेंगे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट फोना है बस उनका हम पढ़ लेंगे, जो जीके लेवल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं या हिस्ट्री लेवल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई वाज थिंकिंग कि आज कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हुआ। चलिए बेटा, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।